हेलो साथियों। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो भारतीय रंगमंच के इतिहास पर आधारित है। मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको विस्तृत में नहीं बताऊंगा, एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप फिर आगे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ भारतीय रंगमंच के इतिहास से। तो भारतीय रंगमंच का जो इतिहास है वो तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व का है। इसको प्राचीन काल से हम रिलेट कर सकते हैं। प्राचीन काल में जैसे कई वैदिक काल भी उसको कहा जाता है। वहाँ नाटक तो ये कहेंगे कि शुरुआत हुई थी। वो कैसे हुई थी? ऋग्वेद में एक पुरुरवा उर्वशी का एक एक सेगमेंट है, जहाँ पे वो दोनों आपस आपस में संवाद कर रहे हैं। तो वहाँ ये जब ये देखा गया, पढ़ा गया, तो वहाँ लगा कि इस पूरे प्रकरण में कहीं नाटक के कुछ अंश उनको दिखाई दिए। तो वहाँ से एक आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी अ, एक आशा की किरण नाटक को लेके उभरी। लेकिन जो असली जो नाटक हुआ उस समय में, मैं मानता हूँ वो भरत मुनि के द्वारा हुआ है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ। उसको पंचम वेद कहा जाता है और उसको तो अ, हम नाट्य शास्त्र को हम महाग्रंथ के रूप में भी पूजते हैं। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज तक हिंदुस्तान में तो है ही है, पूरी दुनिया में उस पर बातचीत होती है, उसमें लोग रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को संस्कृत का समय था, वो संस्कृत के नाटक खेले जाते थे। ऐसे ही कुछ प्रमुख नाटक हैं संस्कृत के, जैसे भास का नाटक है स्वप्न वासव दत्तम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक गिना जाता है उसको। उसके बाद आता है आपका शूद्रक का मृच्छकटिकम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो ये तमाम संस्कृत के नाटक आज भी खेले जाते हैं। लोग आज भी उसको कंटेम्प्रेरी फॉर्म में भी करते हैं और उसको एज इट इज जैसा वो फॉर्म उसकी थी संस्कृत में उसमें भी लोग करते हैं। तो ये संस्कृत का काल था जब ये नाटक शुरू हुआ। फिर उसके बाद आया आपका मध्यकालीन। मध्यकालीन में उसको हमने फोक थिएटर के नाम से भी जाना, जिसको लोक पारंपरिक जो लोक कलाएं होती हैं, लोक रंगमंच होता है, उसमें जाना। उसमें क्या था कि जब संस्कृत का जब काल था वो जब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, आगे चीज़ें बढ़ रही थी, तो उस ज़माने में होता ये था कि लोग महलों में नाटक करते थे। संस्कृत नाटक जो होते थे वो राजाओं के लिए होते थे, बड़े बड़े लोगों के लिए हुआ करते थे, वो आम लोगों के लिए नहीं था। तो जब ये संस्कृत का जब पीरियड ख़त्म हुआ या समाप्त हुआ, तो नाटक जो है वो महलों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचा, आम जनता तक आया। अब जब आम जनता तक आएगा तो उनकी अपनी भाषा में बात अगर कही जाएगी तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो फिर लोक भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा। अब मसलन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी शैली, रासलीला, रामलीला, ये सब हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के दो महान कलाकार जो जिन्होंने नौटंकी पे बहुत काम किया, एक स्वर्गीय उर्मिल थपलियाल जी और दूसरे हमारे आतमजीत सिंह सर। इन्होंने दोनों ने नौटंकी शैली को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको पहुंचाया उन्होंने आज के समय के हिसाब से। फिर अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में तमाशा, गुजरात में भिवाई, राजस्थान और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में आपका ख्याल है, माच है, केरल में कुडियट्टम है, कथकली है। ये हैं। और अगर आप जाएं
कर्नाटक में यक्षगान है, बंगाल में जात्रा है। ऐसे तमाम हर प्रदेश की अपनी एक शैली है, अपनी एक लोक शैली है, उसमें लोग नाटक करते हैं, होता है ना। अब जैसे एक एक बहुत ही कर्नाटक में क्या यक्षगान, यक्षगान आप देखेंगे तो आपको मजा आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा यक्षगान, आप देखिएगा कितना कितना पावरफुल, कितना इम्पैक्ट डालता है जब वो परफॉर्मेंस करते हैं यक्षगान की। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, आप उन सब चीजों का जायजा ले सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जरूर देखना चाहिए। तो जब ये काल हुआ, फिर उसके बाद आप समझते हैं 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक काल आया, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आया। जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो वो आधुनिकता को भी साथ में लाया, और उसका भारतीय रंगमंच के बदलाव में बहुत अहम भूमिका रही है। एक प्रोसिनियम थिएटर जो आज आप देखते हैं, प्रोसिनियम थिएटर उसी की एक देन माना जाता है कि वहां से आया। फिर इसी के पैरेलल आपका क्या कहते हैं, पारसी थिएटर भी बहुत प्रचलित हुआ। और पारसी थिएटर जो लोग करते थे वो बहुत ही प्रोफेशनल करते थे, बहुत ही व्यावसायिक तरीके से वो पारसी रंगमंच को अंजाम देते थे। उनके नाटकों में बहुत बड़े बड़े सेट होते थे, बहुत ह्यूज म्यूजिक होता था, कॉस्ट्यूम होते थे, बड़े बड़े जेस्चर्स होते थे, मतलब बहुत लार्जर देन लाइफ एक तरीके से वो लोग प्रेजेंटेशन करते थे। आगा हश्र कश्मीरी साहब के लिखे नाटक काफ़ी पारसी में खेले गए हैं। फिर उसी के साथ साथ 1943 में इप्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, उसका उदय हुआ। उन्होंने नाटक किए, और उस जब इप्टा का उदय हुआ तो इप्टा ने जो नाटक करना शुरू किए वो सामाजिक सरोकारों से संबंधित लोगों की जन समस्याओं पर आधारित नाटक करके वो लोगों को जागरूक करते थे। जनगीत जो शब्द है वो इप्टा की ही देन है, वो जनगीत से वो लोगों को जागरूक करते थे, नाटक के जरिए जागरूक करते थे। एक बिजन भट्टाचार्य एक शख्स हुए जो प्लेराइट भी थे और बहुत अच्छे एक्टर भी थे। उनका एक बहुत ही पावरफुल एक नाटक था, मैं आपको बताता हूँ। उनका एक पावरफुल नाटक, उसका नाम था नव्वान। नव्वान नाटक जो था उस दौर में उसने बहुत जबरदस्त क्रांति लेकर वो नाटक आया था। तो इस तरह से तमाम भारतीय रंगमंच धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर 1947 आज़ाद हुआ देश, रंगमंच अपने नए स्वरूप में आया। फिर एक व्यक्ति है जिसने कमान संभाली हिंदुस्तान की रंगमंच को लेकर, इब्राहिम अलकाजी साहब, जिन्होंने पेशेवर कलाकार तैयार किए रंगमंच में, और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी संस्था की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी से निकले हुए तमाम एक्टर्स जिनको आप जानते हैं बखूबी, जिन्होंने हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में नाम किया है, उसमें ओमपुरी साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, लेट इरफान खान हैं, तिग्मांशु धूलिया हैं। मैं कुछ ऐसे नाम भी आपको बताना चाहता हूं जो शायद आप ना भी जानते हों। ओम शिवपुरी साहब, मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावकर, सुरेखा सीकरी, ऐसे तमाम पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलकर दुनिया में, देश में अपना नाम किया, अभिनय से, बाकी और तमाम चीजों से। तो इस तरह से चलता रहा। और इसी युग में आजादी के बाद फिर बहुत अच्छे अच्छे लेखक भी हुए, धर्मवीर भारती जैसे लेखक, जिन्होंने अंधा युग जैसा एक बहुत ही पावरफुल प्ले लिखा। महाभारत की घटना घटने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उस पर उन्होंने अंधा युग जैसा नाटक लिखा। फिर आए, हम बात करते हैं मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी के नाटक ने भारतीय समाज में और
खास तौर से रंगमंच में एक ऐसा बदलाव दिया रियलिस्टिक थिएटर को, वो काबिल तारीफ है। जैसे उनका बहुत ही फेमस नाटक है आधे अधूरे, फिर आषाढ़ का एक दिन, ऐसे तमाम उनके कई नाटक हैं। फिर आ जाते हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर के नाटक बहुत अच्छे थे। घासीराम कोतवाल, शांतता कोर्ट चालू आहे, ये मराठी में था। हिंदी में वो आया खामोश अदालत जारी है। फिर ऐसे ही बादल सरकार आए, एवं इंद्रजीत लेके, उनका नाटक बहुत फेमस हुआ, बहुत अच्छा नाटक है। ये सारे नाटक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज भी उसी तरीके से लोग करते हैं। बादल सरकार साहब के बारे में एक चीज मैं बताऊं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्ले होते हैं उसी को थोड़ा सा विस्तार दिया और उसको उन्होंने नाम दिया थर्ड थिएटर का। तो इस तरह से बहुत सारे लेखक, अब नए लेखकों की फहरिस्त आई है। नए लेखकों में चंद कुछ एक दो लेखकों के नाम मैं आपको बता देता हूं जिनके नाटक खेले जाते हैं आज के समय में। जैसे मानव कौल इस वक्त बहुत अच्छा लेखन और अभिनय दोनों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिखे नाटक काफ़ी, जैसे पार्क है, शक्कर के 5 दाने हैं, ऐसे कई नाटक हैं जो उन्होंने लिखे हैं और लोग उसको सफलतापूर्वक उसका मंचन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, बैंगलोर में अभिषेक मजूमदार बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। आदि योग एक संस्था है जो साउथ में, केरल में शायद, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। वहाँ पर लोग सीखने जाते हैं, नाटक, अभिनय, शारीरिक प्रक्रिया, तमाम चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो इस तरह से एक भारतीय रंगमंच की ओवरऑल पिक्चर मैंने आपके सामने नटशेल में रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शायद थोड़ा बहुत हमारे रंगमंच के इतिहास को समझ पाए हों। और अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे, मेरे इस चैनल को, वरुण एंड ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।